ये पॉलिटी का हमारा पार्ट 9 है और आज के पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 देखेंगे। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में आर्टिकल 15 के बारे में बताया था। फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उनकी क्लॉज बाय क्लॉज या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस क्लॉज पर आया अगर उसको नहीं समझ पाते हो तो देखिए आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, तो इन आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर आपको नहीं पता तो मतलब आप पढ़कर चले जाओगे, लेकिन दुनियादारी में क्या चल रहा है इन आर्टिकल से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पता लगेगा। अखबार में कभी भी कोई न्यूज आती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, कि कौन सी क्लॉज को आया आपको कुछ पता नहीं लगेगा। इवन यहाँ भी मेंस के आंसर को मेंस के अंदर जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो इन क्लॉज या फिर आप आर्टिकल को कोट करते हो या जजमेंट को कोट करते हो तो आपका जो वैल्यू एडिशन है, अगर कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड आता है तो आपका जो आंसर है उसमें उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। तो इसलिए आपको इनको कुछ जो आर्टिकल है उनको क्लॉज बाय क्लॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किससे रिलेटेड क्या आई है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। इवन आर्टिकल जब आप कोट करते हो, मैंने आपको जब बताया कि आपका जो वैल्यू एडिशन है वो हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 के अंदर क्लॉजेस दी गई हैं। देखो क्लॉजेस ऐसे होती हैं, जैसे आर्टिकल आ गया यहाँ पर आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ये जो है क्लॉज 1 है। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। ये इस टाइप की क्लॉजेज हैं। तो हम इनकी क्लॉजेस के बारे में देखेंगे कि कौन सी क्लॉज कब आई है, कौन से साल में आई है, उसके बारे में भी देखेंगे। कुछ क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो आर्टिकल 16 ये बात किसके बारे में बात करता है। देखिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस टाइप की अपॉर्चुनिटी? देखिए अपॉर्चुनिटी जो होगी वो एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट, सरकार सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। किस में अपॉर्चुनिटी देगी? जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलेगी या फिर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना होगा तो वहां पर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये जो जनरल रूल है, ये जनरल रूल बोला जाता है, जनरल रूल ऑफ द इक्वलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम राइट टू इक्वलिटी कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी के अंदर आर्टिकल आते हैं 16, सॉरी आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाए, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी से आते हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम देखेंगे। राइट टू फ्रीडम के अंदर हम दूसरे आर्टिकल 19 से स्टार्ट हो जाते हैं और 22 पर वो खत्म होते हैं, तो वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी में हमारा आर्टिकल 16 चल रहा है। तो ये जो राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 16 है, ये कहता है कि भाई जब भी कोई सरकारी नौकरी निकालेगी तो उसमें सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो केवल ये जो अपॉर्चुनिटी है, केवल हम जो स्टेट होता है, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट होगी वो भी स्टेट की कैटेगरी में, सुप्रीम कोर्ट हो गया स्टेट की कैटेगरी में, हाई कोर्ट, जितने भी सरकारी होते हैं, दफ्तर होते हैं, LIC हो गए, ये सारे स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज, सब स्टेट की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है कि सरकार जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया है सरकार ने। तो अभी हम पढ़ेंगे उनको कि सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोगों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है या SC ST है उनको ऊपर उठाने के लिए, सोसाइटी के लिए सरकार जो है भेदभाव कर सकती है दूसरे सिटीजनों के साथ में। तो लेकिन आर्टिकल 1 में, क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में कि जो है यहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट यहाँ पर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट का मतलब कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। स्टेट की जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी खींच रखी है। तो ये याद रखना कि आर्टिकल 12 जो है स्टेट से डील करता है। और आर्टिकल 13 किससे डील करता है? आर्टिकल 13 इससे डील करता है कि अगर कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, जैसा पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई लॉ पास करा और वो लॉ हमारा जो है एक तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अगर स्टेट स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कोई लॉ बनाती है जो आर्टिकल 13 को वायलेट करता है, तो आर्टिकल 13 को वायलेट करता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा बनाया है जो आर्टिकल 13 को वायलेट करता है? तो एक्चुअली आर्टिकल 13 जो है वो
सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका जो है जुडिशियल रिव्यू करेगा। तो आर्टिकल 13 के अंदर अगर किसी भी लॉ के अंदर आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसके अकॉर्डिंग या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनाए गए, तो आर्टिकल 13 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा उस लॉ का, और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है तो फिर उसको नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब उसको जो है पूरी तरह से वो कर देगा। हो सकता है किसी क्लॉज को भी खत्म कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट सारी जो एक्ट है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सरकार लाई तो उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। कुछ एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर देता है कि भाई ये वाली क्लॉज जो है ये खत्म करो, ये वाला खत्म करो, बाकी सब एक्ट ठीक है। अब आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 देखते हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 ये कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यहाँ पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी के धर्म के आधार पर, किसी की रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, कहाँ पर पैदा हुए, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, इसका मतलब ये हो गया। कब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है? जब आप कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हो स्टेट ऑफिस के अंदर। स्टेट ऑफिस का मतलब हो गया जो जैसे मैंने कहा स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी, जैसे यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी की जब रिक्रूटमेंट निकलेगी तो वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई उनके साथ में कोई भेदभाव किया जाएगा कि भाई तुम लड़का हो तुमको नहीं दी जाएगी रिलीजियस या तुम इस धर्म के बिलोंग करते हो, तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये प्रोविजन जो है यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन को कहता है कि भाई आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो, किसी के धर्म के आधार पर, किसी के कास्ट के आधार पर, और कोई कहाँ जन्मा है, चाहे बिहार में जन्मा हुआ हो या कोई कहीं भी जन्मा हो, तो आप किसी के आधार किसी पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अब देखिए ये जो आर्टिकल 16 की क्लॉज 2 और क्लॉज 1 है, ये केवल स्टेट के लिए अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई अपनी उसमें कोई जॉब निकालती है तो वो वहां पर बोल सकती है कि भैया हमारे यहाँ पर जो है केवल हिंदू ही काम कर सकते हैं, या हमारे यहाँ पर केवल लड़के लड़के ही हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लड़कियां नहीं कर रहे हैं, तो ये भेदभाव हो सकता है। लेकिन अगर सरकार कोई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट कोई अपॉइंट करता है, जैसे किसी भी मान लो कि यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट करना है, या फिर कोई यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तब फिर वहां पर जो है सरकारें जो है वो कोई भेदभाव नहीं कर सकती किसी के साथ भी धर्म के आधार पर। अब देखिए इस आर्टिकल की कुछ एक्सेप्शन है, अभी देखें हम। अब क्लॉज 3 क्या कहता है? देखो ये क्लॉज इज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, देखिए यहाँ पर मतलब आर्टिकल 3 के बारे में हम यहाँ पर जो है आर्टिकल 3 या आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 ये बोलता है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि रेजिडेंसी का मतलब ये हो गया कि भाई आप कहाँ पर जन्मे हो, तो उसके आधार पर जो है कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे बीपीएससी हो गया, और ये हो गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। तो अब यहाँ पर जो है दोनों बिहार में भी जॉब निकलती है, तो बिहार वाले यूपी में भर्ती बिहार में जब जॉब निकलेगी तो यूपी वाले, झारखंड वाले, ये सब लोग भरते हैं, राजस्थान के सब लोग भरते हैं, और यूपी में जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी सभी लोग वो करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसमें उनसे बोला जाए कि देखो आप जो है बिहार से आए हो, तो आपको अगर आप यूपी के अंदर जन्मे हो तो तभी आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है सरकार। आप भर सकते हो, भले से जनरल की कैटेगरी में आओ, लेकिन आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो रेजिडेंस एक इन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि भाई आप अगर यूपी में पैदा हुए हो तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, अगर बिहार में पैदा हुए या राजस्थान में या कहीं और, तो तब आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन क्या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, या फिर जो हमारी पार्लियामेंट उसके हाथ में पावर। देखिए ये जो पावर है इस टाइप का, रेजिडेंस एक क्राइटेरिया घोषित कर देना, उसको वो कर देना कि भाई ये जो है यहाँ पर रेजिडेंसी एक हमने क्राइटेरिया किया है, इसके अगर कोई यूपी का होगा तो यूपी का ही फॉर्म भर पाएगा। तो इस टाइप का क्राइटेरिया केवल पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है कि वो इस टाइप का क्राइटेरिया जो है निर्धारित कर सके। पहला एक क्राइटेरिया था, लेकिन अब वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया, और यहाँ पर जो है उसके रेजिडेंस के आधार पर जो है मतलब कोई भी कहीं की भी वैकेंसी भर सकता है, ठीक है। और अगर रेजिडेंसी एज ए क्राइटेरिया निर्धारित करना हो तो वो हमारे पास जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो एक हमारे यहाँ पर जो था आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं
आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि देखो अब यहाँ पर एक्सेप्शन शुरू हो जाएंगे। एक्सेप्शन शुरू का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि सरकार किसी के जो है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती जब भी सरकारी नौकरी किसी को रिक्रूटमेंट निकाली हो, सरकारी नौकरी किसी को दी जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार भेदभाव करेगी। सरकार भेदभाव करने का मतलब यहाँ पर जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब सीधा स्टेट बोलो, स्टेट जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करेगा। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा? स्टेट डिस्क्रिमिनेशन ऐसे करेगा कि जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कास्ट से आते हैं, वो बैकवर्ड है। तो सरकार अगर उनको सोसाइटी में ऊपर उठाना चाहती है और तो उनके लिए उनको रिजर्वेशन का प्रावधान करना पड़ेगा, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो उसका सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान करना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसके बाद में कोई लॉ बनाएगी और लॉ के थ्रू उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अगर सरकार बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करती है किसी भी सिटीजन के साथ में, तो ये गलत नहीं होगा। आर्टिकल जो 16 का क्लॉज 4 है वो यही पावर देता है कि रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। अब ये बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, अभी हम देखेंगे बैकवर्ड क्लासेस, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। ये जो बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल 340 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 340 लिखा हुआ है। तो उसके अंदर पावर दी गई है सरकारों को, सरकार को नहीं, पार्लियामेंट को। सरकार पार्लियामेंट जो है एक एक्ट पास कर सकती है या कुछ भी कोई भी प्रोविजन कर सकती है और एक कमीशन अपॉइंट कर सकती है। तो अभी हम देखेंगे उसके बारे में, पहले यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो सरकार जब भी कोई बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान करती है, ठीक है, रिजर्वेशन का प्रावधान करती है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोला जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब देखिए बैकवर्ड क्लासेस का मतलब यही हो रहा है कि जो वो लोग हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। तो उनको सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ऊपर उठाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करने पड़ेंगे। जैसे कि उनको सरकारी नौकरी में जॉब देना, जैसे कि उनको जो सरकारी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आईएम्स हो गए और आईआईटी हो गए, उनके अंदर रिजर्वेशन देना, तो सरकार को ऐसा कुछ कर सकती है। तो ये जो मैंने अभी बैकवर्ड क्लासेस बताया था, जरा इसके बारे में बोल लेते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा अब यहाँ से। आर्टिकल 340 ये कहता है कि आर्टिकल 340 पार्लियामेंट को पावर देता है। वैसे पार्लियामेंट को पावर नहीं देता, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट कभी भी एक कमीशन अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब उस कमीशन का नाम कुछ भी हो सकता है, एक कमीशन अपॉइंट करेंगे और ये कमीशन कितने लोगों का होगा ये भी उस प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। वैसे 5 बंदों का होता है अभी, लेकिन अभी हम देखेंगे इस कमीशन के बारे में। क्यों अपॉइंट करेगा? ये करेगा इन्वेस्टिगेशन। किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करेगा? जो हमारे देश के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। अब ये जो क्लासेस हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये कोई एक कास्ट नहीं है, पर्टिकुलर कास्ट नहीं, इसके अंदर बहुत सारी कास्ट। अभी हम मंडल कमीशन देखेंगे, मंडल कमीशन में 3,000 से भी 3,500 से भी ज्यादा कास्ट ऐसी हैं जो जब ये आया था अभी तो ज्यादा, शायद 5,000 के अबाउट हो गई हैं शायद, अभी देखेंगे हम। तो सरकार जो है इस टाइप का कोई कमीशन अपॉइंट कर सकती है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उनको स्टडी करेगा कि भाई कौन कौन सी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, किनके लिए कुछ क्या किया जाना चाहिए। और ये जो अपनी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट तैयार करेगा, वो प्रेसिडेंट को सौंपेगा और प्रेसिडेंट इसकी जो एक कॉपी है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको रखेंगे। और हाँ, ये जो कमीशन अपॉइंट किया आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट ने, उस कमीशन का एक काम और होता है कि उनको सॉल्यूशन भी ढूंढना होता है कि भाई क्या इस कास्ट को ऊपर उठाने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या हमको जो है कुछ करना चाहिए, क्या क्या सॉल्यूशन है इनको ऊपर उठाने के लिए। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो है प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो इन्वेस्टिगेशन उसकी करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन कैसी, मतलब कौन कौन से लोग हैं जिनको रिजर्वेशन देकर ऊपर उठाया जा सकता है। ऐसा ही कमीशन बना काका खेलकर कमीशन। तो ये जो काका खेलकर कमीशन बना था 1953 में बना। ये कमीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम आपको पता होना चाहिए भाई, ये कब बना था और किससे रिलेटेड है। क्यों? देखो मैच द फॉलोइंग कर लेता है प्रीलिम के अंदर, तो कभी कभी इतने पुराने जो कमीशन भी दे देता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं बता पाओगे कि काका खेलकर कमीशन जो है किससे रिलेटेड है। अब ये जो कमीशन था ये पहली बार अपॉइंट किया गया था। इसका काम यही था जो हमारे देश के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो उनको स्टडी करे, कितनी कास्ट हैं और कितनी बैकवर्ड की कैटेगरी में आती है। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और 1955 में इसने जैसी अपनी रिपोर्ट सबमिट की
तो 1961 में जो है इनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सरकार इंटरेस्ट नहीं थी इनकी रिपोर्ट को पढ़ने में, या जो भी कुछ था, कुछ कंट्रोवर्सी थी, तो आपको बस वो जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो। ये जो काका खेलकर कमीशन था वो बैकवर्ड क्लासेस से पहला वाला कमीशन था, ये जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए जब से देश आजाद हुआ था, तो उनको स्टडी करने के लिए, उनको उनकी क्या देश के अंदर स्थिति है और उनको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, तो उसके लिए पहला कमीशन था। इस कमीशन पर कुछ नहीं हुआ, इस कमीशन की रिपोर्ट पर जो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सरकारों के द्वारा। अब बात करते हैं मंडल कमीशन। दूसरा जो हमारा सोशली और एजुकेशनली कमीशन बना वो था मंडल कमीशन। अब ये जो मंडल कमीशन ये कब बना था ये आपको बताऊंगा। ये सेकंड मंडल कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद जो है इंदिरा सुहानी जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, और बहुत सारी क्लॉजेज ऐड की गई हैं। तो अब ये क्यों बना था ये समझ लो, और किसने बनाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1979 में ये कमीशन बनाया गया। डेट एग्जैक्टली तुमको याद करने की जरूरत है। उस टाइम पर जो जनता दल की सरकार थी, एक पार्टी थी जनता दल। देखो हुआ क्या था कि 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। तो इसी इमरजेंसी के अंदर कुछ पार्टियां कांग्रेस से टूट गई थी और वो कुछ अपोजिशन थी, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जनता दल। तो जनता दल जब जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद में जनता दल की सरकार बन जाती है, और 1977 से लेकर 1979 तक इनकी सरकार रहती। ज्यादा साल तक तो नहीं, अप्रोक्सीमेट 2 साल इनकी सरकार रही। और इनकी ये जो पार्टी थी, उस पार्टी के उसको हेड कर रहे थे वो थे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन्होंने मोरारजी देसाई ने ये 1979 में ये कमीशन, मंडल कमीशन अपॉइंट किया। इसको सेकंड बैकवर्ड कमीशन भी बोला जाता है। इसका काम यही था कि जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है भाई उनको आइडेंटिफाई करो, उनको ऊपर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए इस कमीशन ने जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो 1980 में सबमिट कर दी। लेकिन 1980 में जो है ये जो जनता दल था इसकी सरकार गिर चुकी थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर और मोरारजी देसाई जो थी उनकी सरकार गिर चुकी थी, और उस टाइम पर जो सरकार आई थी वो इंदिरा गांधी की सरकार फिर से पावर में आ गई थी। तो 1980 से लेकर और 1990 तक इस रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ये ठंडे बस्ते में चली गई। जैसे मैंने कहा इसका काम क्या था, इसका काम यही था कि जो आइडेंटिफाई करना सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो कमीशन था इसकी जो रिपोर्ट थी, अब इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, और इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी। जैसे मैंने कहा कि जब भी आयोग प्रेसिडेंट आर्टिकल 340 के अंदर ये अपॉइंट करता है, तो उसके काम होता है कि जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 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 इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी देखो कि भाई कितने लोग इसमें गरीब है, उनके लिए ऊपर उठाने के लिए क्या कर सकते हैं, और उनके सॉल्यूशन भी बताने पड़ेंगे कि भाई आप सॉल्यूशन भी बताओ कि इनको ऊपर उठाने के लिए क्या करें। तो बीपी ये जो था ये जो बीपी कमीशन था, जो मतलब सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, इसके अंदर इसने ना ये पाया कि हमारे देश के अंदर 3743 ऐसी कास्ट हैं जो बैकवर्ड है। समझना, ऐसी कास्ट हैं डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी हैं जो बैकवर्ड है। और ये 3000, देखो ये कोई एक ये कास्ट और कम्युनिटी है, ये कोई ऐसा नहीं पॉपुलेशन है देश की। तो ये इतनी कास्ट है, इतनी मतलब अगर इनकी पॉपुलेशन सबको ऐड कर दिया जाए, 3743 कास्ट और कम्युनिटी की पॉपुलेशन को ऐड कर दिया जाए, तो ये हमारे देश की उस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी उसका 52% जो है इनकी भागीदारी होती थी। तो मतलब 50% का मतलब उस टाइम की आधी पॉपुलेशन जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आ रही थी। इसमें यहाँ पर एससी और एसटी को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो 3743 जो कास्ट और कम्युनिटी है, इनमें एससी एसटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्शन था जो हमारा देश का जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर आ रहा था। तो इन्होंने ये जो थे मंडल कमीशन, इन्होंने एक रिकमेंड दी कि भाई इनको जो है ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है जो मैंने स्टडी करा है, और इसके अंदर ये 3743 कास्ट और कम्युनिटी आ रही, इनको आप 27% का रिजर्वेशन दो। 27% का रिजर्वेशन कहाँ कहाँ रिजर्वेशन देना ये बहुत जरूरी है। ये एक तो इन्होंने बोला भाई सरकारी नौकरी जो होती है उसमें रिजर्वेशन दो। दूसरा, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें रिजर्वेशन दो। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि भाई जो हायर एजुकेशनल आईआईटी हो गया, आईएम्स हो गया, तो उसमें आर्टिकल 15 काम करता है। देखो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देना है, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन आर्टिकल 16 सामने निकल कर आता है। और जब आपकी पढ़ाई में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें आपका एडमिशन कराना हो या फिर आपको रिजर्वेशन देना हो या फीस कंसेशन का मामला आता है तो आर्टिकल 15। तो ये जो प्रोविजन है, ये वाला भी हम देखेंगे, ये वाला प्रोविजन जो है सेकंड वाला प्रोविजन इनका आर्टिकल 15 में कवर होता है।
सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देना 27% ओबीसी के लिए हो, तो ये जो आर्टिकल 16 का पार्ट है। तो हम ये दोनों को थोड़ा थोड़ा दोनों को देखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से कवर कराया, लेकिन हम यहाँ भी अच्छे से देख लेंगे। तो ये इनकी फाइंडिंग थी और ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। तो अब देखिए अब रिकमेंडेशन तो दे दी, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि 1980 से लेकर 1990 तक जो है ये जो रिकमेंडेशन ठंडे बस्ते में चलेगी। फिर उसके बाद में जो है बीपी सिंह की सरकार आती है। तो बीपी सिंह की सरकार भी देखते हैं कहीं पे, अरे बीपी सिंह कहाँ पे हमारे, चलो बीपी सिंह शायद कहीं गायब हो गए हैं, होंगे तो यही नहीं दिखा रहा बीपी सिंह, हाँ ठीक है, ये अरे बीपी सिंह तो ये रहे। तो फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि इस कांग्रेस सरकार जो है उसकी सरकार गिर जाती है और बीपी सिंह की सरकार आती, ज्यादा नहीं, बीपी सिंह 1 साल सत्ता में रहे। तो इन्होंने 7 अगस्त 1990 को ऐसा जो है पार्लियामेंट में ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन, इसकी जो रिकमेंडेशन हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो साहब एकदम देश में आग लग गई, लोग जल जल कर मर रहे थे। हाँ एक और बात, जो साउथ इंडिया ना वहां पर कोई भी हल्ला बोल नहीं था, क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो जो हमारी सोसाइटी के अंदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो उनकी कम्युनिटी के लिए वो उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं कि भाई जो है देश से गरीबी खत्म हो, ये सारी जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो। तो वहां पर साउथ इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा हल्ला बोल नहीं था, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर आग लगी हुई थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर आग कौन लगा रहा होगा? नॉर्थ इंडिया के अंदर आग वे लगा रहे होंगे जो नहीं चाहते कि 27% का जो रिजर्वेशन है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आई मीन ओबीसी को जाए। तो फिर यहाँ पर बहुत लोगों ने आग लगा ली, अपने आप को आग लगा ली बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो भी फिर भी बीपी सिंह ने जो है इनकी रिकमेंडेशन, जो बीपीए जो मंडल कमीशन था, इनकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट कर दिया, देखो 1990 में जो है इनको इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि साहब उन्होंने बीपी सिंह ने बोल दिया कि साहब ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग प्रोविजन होते हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कौन वो पास करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने ये रिकमेंडेशन के हम जो है 27% का रिजर्वेशन हम ला रहे हैं, ठीक है ले आओ। अब क्या हुआ, ये जो इंदिरा स्वानी है इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला, ये अब जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1992 के अंदर। तब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, ये जो मैंने आपको बताया है कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया कि 20% का जो रिजर्वेशन है वो हम सभी सर्विस में जो है 20% का रिजर्वेशन देंगे, यानी सरकारी नौकरियों में हम 27% का जो आरक्षण है वो ओबीसी के लिए रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1992 में। अब ये जो जजमेंट है आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदिरा स्वानी जजमेंट किससे रिलेटेड है या मंडल केस किससे रिलेटेड है? तो मंडल केस के नाम से भी फेमस है ये जजमेंट। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बात ये बोली कि भैया जो सरकार ने अभी 27% का रिजर्वेशन करा है सरकारी नौकरियों में वो कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो कोई गलत नहीं है और वो सरकार कर सकती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफी गरीबी है और काफी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर देती है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला भैया देखो गलत कुछ नहीं है, इन्होंने ये बोला देखो रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ किसी किसी केस में ये 50% से भी ऊपर जा सकता है, जैसे तमिलनाडु के अंदर शायद 60% के अबाउट है, तो तमिलनाडु में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो है 50% से ज्यादा ऊपर जा सकता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जनरल रूल हमारे यहाँ पे है कि जो हम रिजर्वेशन है जैसे ओबीसी एससी एसटी का वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंदिरा स्वानी जजमेंट में बोला था। तो ठीक है इसके बारे में भी देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी बात और बोली कि भाई देखो ये जो आप 27% का रिजर्वेशन कर रहे हो, तो इसके अंदर ओबीसी के लिए इसके अंदर कुछ ऐसी लोग होंगे जो अमीर है, जैसे देखो एक बहुत सारी कास्ट आ गई, 3,000 से भी ज्यादा कास्ट थी, 3,500 से भी ज्यादा, तो उसके अंदर सभी गरीब तो नहीं होंगे, तो उन अमीर लोगों को हटाओ वहां से। जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंदिरा स्वानी जजमेंट में दिया कि भाई देखो ये जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो इसमें से जिन जो बहुत गरीब है, जो मतलब जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है, केवल उन्हीं को दो, जो अमीर है ओबीसी के अंदर उनको हटा दो। तो इन्होंने कहा कि भाई जो क्रीमी लेयर है वो हटाओ, तो सरकार ने ये भी बात भी मानी इनकी, और इसको हटाने के लिए एक अभी हम रामनंदन कमेटी बनाई थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि भाई देखो आप जो सरकार ने ये भी बोल दिया था कि हम जो है रिजर्वेशन प्रमोशन में भी करेंगे। अभी प्रमोशन का क्या मुद्दा था अभी देखेंगे। देखो
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो साहब आप जो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जैसे मान लो आपने शुरू में रिजर्वेशन दे दिया इनिशियल स्टेज, अब मान लो उसको एसपी से डीएसपी फलाना एसपी ढीमकाना एसपी बनाना, तो आप उसको वहाँ रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मना किया था। तो ये जो क्लॉज है, ये जो जजमेंट आया था, ये जो पॉइंट है इसका ये वाला, तो इसकी बात को जो है नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अभी हम आगे बढ़ेंगे कि पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 77, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। और इन्होंने एक और बात बोला, कैरी फॉरवर्ड की पॉलिसी बोली कि देखो साहब कभी कभी ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो ओबीसी के लिए 100 में से 27 सीट रिजर्व थी, लेकिन 27 में से केवल 20 ही लोग मिल पाए, 7 लोग जो ओबीसी के मिल नहीं पाए, तो 7 सीट जो खाली हो गई ना, इसको आप अगले साल भर देना। तो यहाँ पर इन्होंने जो कैरी फॉरवर्ड का जो रूल था वो दिया था। अब इन्होंने बोला था तो ये था कि भाई जो है यहाँ पर अभी आगे हम पढ़ेंगे, बस ये समझ लो कि कैरी फॉरवर्ड का रूल इन्होंने यहाँ पर दिया था। फिर इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो आप ओबीसी वाला को रिजर्वेशन दे रहे हो, इनके लिए कोई आप स्टैट्यूटरी कमीशन बनाओ, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर बाद में अभी हम पढ़ेंगे इसको, तो बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा भी दिया गया। अब यहाँ पर हम थोड़े से ये रिकमेंडेशन पढ़ते हैं, ये थोड़ी सी जो है रिकमेंडेशन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है कि देखो जैसे मंडल कमीशन ने ये बोला था, मंडल कमीशन की सेकंड वाली रिकमेंडेशन कि भाई जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको आर्टिकल 15 में मैं कवर कर चुका हूँ। ये सेकंड जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें आप रिजर्वेशन दो ओबीसी को 27%। तो सरकार ने ये बात मानी, और सरकार ने देखो ये जो रिजर्वेशन, देखो इंदिरा स्वामी जजमेंट आया 1992 में, और ये जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये जो इसका दूसरा वाला प्रोविजन है, ये इमीडिएटली इसको जो है वो नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसको काफी बाद के बाद 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इनका जो दूसरा वाला कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन में रिजर्वेशन दो, तो ये जो प्रावधान था, ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया सरकार ने 2005 के अंदर, और उसके अंदर 27% का रिजर्वेशन किसके अंदर, जो एजुकेशनली जो गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर एडमिशन दिलवाने के लिए। फिर सिंपल सी बात है, 2005 में जो सरकार ने अमेंडमेंट किया, तो इसके लिए जो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट खींचेंगे इसको। तो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सरकार ने ये बोला कि भाई देखो ये जो 27% का रिजर्वेशन है ना, जो ये 27% का रिजर्वेशन जो है, ये सरकारी नौकरी वाला नहीं है। कभी आप सोच रहे हो सरकारी नौकरी वाला नहीं है, ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलवाने के लिए हो, इवन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन दिलवाने के लिए प्रावधान किया गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप जो है सरकारी स्कूल में, सरकारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें 20% का रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकते हो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सरकार ने यहाँ पर दो चीजें थी, देखो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 किया, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद में सेंटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक एक्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें ये बोला जाएगा कि भाई इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दो काम करने पड़ते हैं। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बात बोली, भाई ठीक है, अगर आईएम्स में एडिशन कर हो रहा है और आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, एनआईटी में हो रहा है, तो उसके लिए 27 का ये जो प्रावधान है, ये बिल्कुल ठीक है। ये दोनों लॉ जो सरकार ने पास करें, एक तो एक्ट और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला जो है ये वाला जो प्रोविजन है, ये 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था। और ये जॉब वाला जो था, ये तो 1990 में इंप्लीमेंट हो गया था, इंदिरा स्वामी जजमेंट के बाद में। 1992 में जब ये इंदिरा स्वामी जजमेंट आई, तो इसमें पूरा मोहर लग गई थी कि जो है इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब हम यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लॉज बाई क्लॉज देखेंगे कि सरकार का जो ये क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट था, तो सरकार ने इसके लिए क्या करा, कौन सी कमेटी बनाई, और ये जो नो रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होना था, तो सरकार ने इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट के नलीफाई करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए। अब बात करते हैं, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप जो है ओबीसी में क्रीमी लेयर हटाओ, ये जो एकदम जो अमीर लोग हैं ना ओबीसी के अंदर, जिनको रिजर्वेशन देना है, उसमें से जो सबसे अमीर लोग हैं उनको हटाओ। तो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट दिया। तो क्रीमी लेयर उनको हटाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था रामनंदन कमेटी। तो अगर पूछा जाए रामनंदन कमेटी किससे रिलेटेड, तो आप बोलना क्रीमी लेयर, ओबीसी में से क्रीमी लेयर को हटाने के लिए ये कमेटी बनाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा, जो ओबीसी है, ओबीसी कास्ट, इसके अंदर बहुत सारी कास्ट आती है, तो इसके लिए आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वामी जजमेंट में बोला था 1992 के अंदर। फिर सरकार ने ये बात मानी, सरकार ने 1993 के अंदर
1993 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कमीशन बनाया। उस टाइम पर ये पार्लियामेंट के एक्ट्स बनाया गया था। देखो स्टैट्यूटरी एक्ट्स बनाया गया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं था, तो ये स्टैट्यूटरी राइट था। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार जैसी मोदी सरकार पावर में आती है तो 2018 के अंदर 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। उस एक्ट के अंदर एक आर्टिकल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 338B। तो इस एक्ट के अंदर इस ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको पहले स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट पास हुआ था, अब उसको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया इसको, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। इसको एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस दे दिया गया, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो इनको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, इसको भी नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल का एक दर्जा दे देगा। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। तो ये एक्ट आपको याद करने की जरूरत है, ये आज मैच द फॉलोइंग कैसे भी करवा के पूछा जा सकता है। तो हम ना ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला कि परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन 1993 में बना दिया, अब इसको एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी, ये भी हमने देख लिया पॉइंट। और जो ये था कि भाई ओबीसी में जो है क्रीमी लेयर इनको हटाओ, इसके लिए एक सरकार ने कमेटी बनाई, तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब ये रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जरा देखते हैं। देखिए इसके लिए सरकार एक ये वाला, इसके लिए सरकार ने हमारा, देखो मैंने आपको कभी कहाँ छोड़ा था, अभी मैंने आपको क्लॉज 4 पर छोड़ा था। देखिए यहाँ पर क्लॉज 4 पर छोड़ा था, मैं एक थोड़ा सा टाइम लाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्लॉज 3 पढ़ाई, फिर क्लॉज 3 के बाद क्लॉज 4 आ गई आर्टिकल 16 की। अब क्लॉज 5 आनी चाहिए, लेकिन क्लॉज 5 आने के लिए पहले क्लॉज 4A आएगी। अभी हम क्लॉज 4A पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है संशोधन करके आई थी। कब संशोधन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्लॉज 4A जो है, ये जो किस लिए आई, ये इसलिए आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप जो है रिजर्वेशन वो प्रमोशन में नहीं दे सकते। देखो मान लो आपको, आप यहाँ खड़े हुए तो आपने यहाँ पर किसी को रिजर्वेशन दे दिया। अब जैसा आपने किसी को रिजर्वेशन दे दिया, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया। अब तो अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो उसकी हेडेक है। अगर अच्छे से काम करेगा तो इसका मतलब उसको प्रमोट करके उसको कोई ना कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। अगर वो अच्छे से काम नहीं करे, तो सरकार ने बोला था कि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आप जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। अपनी इंदिरा स्वामी जजमेंट जो आई थी 1992 के अंदर, उसमें आप जो है उसको मतलब प्रमोशन में आप नहीं दे सकते हो। एससी एसटी को जो है, जो एससी एसटी है उनको प्रमोशन में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नलीफाई करने के लिए जो है पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो इसके अंदर एक क्लॉज डाली गई, क्लॉज 4A। इस एक्ट के अंदर एक क्लॉज डाली गई आर्टिकल 16 के अंदर, क्लॉज 4A। इसके अंदर ये बोला गया कि भाई जो है स्टेट का मतलब स्टेट को कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर स्टेट प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान करती है। किसके लिए? क्या उसके लिए ओबीसी के लिए नहीं, एससी एसटी को। एससी एसटी को अगर सरकार या स्टेट प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हो तो उसको कोई नहीं रोक सकते। तो समझ गए आप? तो हमारे यहाँ पर देश के अंदर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। आप समझ रहे होगा इस बात को, क्योंकि देखो लोगों को पता ही नहीं होता कि दिया जाता नहीं जाता, क्योंकि सारी बातें आपको किसी एक किताब में मिलती नहीं है। ये बहुत जरूरी है आपको। अब बात करते हैं आगे 4B क्लॉज के बारे में। तो 4B क्लॉज किसके बारे में बात करता है? 4B क्लॉज, देखो 4B क्लॉज ये बात करता है, अब जैसे समझो जरा। 4B क्लॉज सरकार ने किस ये जो पार्लियामेंट है, ये 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर इस क्लॉज को डाला गया था। अब ये जो 4, देखो ये आर्टिकल 16 की क्लॉज है, तो अमेंडमेंट करके इसको डाला गया था। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये, मान लो कि कहीं 100 सीट निकली हुई है, तो 27 ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी, उसमें स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब मान लो ऐसा हो कि इसमें से 20 सीट जो है ओबीसी के बंदे 20 सीट ही भर पाए, बाकी जो 7 सीट है वो खाली रह गई। अब ये जो 7 सीट बच गई, मान लो 7 सीट हम ले लेते हैं 2021 में खाली रहेगी। तो जब भी आगे वैकेंसी निकलेगी, तो ये जो 2022 में जब भी वैकेंसी निकलेगी, तो ये 7 सीट जो है, जब भी मतलब यहाँ पर कोई वैकेंसी निकल गई, मान लो 200 वैकेंसी निकल गई, तो 200 वैकेंसी में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। ये 7 सीट अलग से ओबीसी के लिए रहेंगी, इसकी क्लास एक अलग से ही रहेगी कि भाई जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जो पिछली बार 7 सीट बच गई थी, ओबीसी के बंदे मिल नहीं पाए थे, तो उनको हम इस साल भरेंगे अगर मिल जाते हैं तो। और मान लो कि इस साल भी अगर ये नहीं भरी जाती तो अगले साल तो ये चलता ही रहेगा जब तक वो सारी की सारी सीट भरी नहीं जाती। तो ये कैरी फॉरवर्ड का रूल था। और ये जो है आर्टिकल 16 के अंदर ये क्लॉज जो पार्लियामेंट ने
81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू के एक्ट के थ्रू डाली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्लॉज 5। क्लॉज 5 में आप गोली मारो तो वो भी अच्छी बात है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। मैं जब पीपीटी ऐड कराऊंगा तो आप इसको पढ़ लेना, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने क्लॉज बाय क्लॉज सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं क्लॉज 6। तो क्लॉज 6, देखो क्लॉज 6 क्या है, जैसे जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो बहुत सारी कास्ट कम्युनिटी है, उनको मिलाकर ये सब ओबीसी बना है। ओबीसी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं आती उसमें। अब यहाँ पर एक आता है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस क्या है, जैसे अपर कास्ट होती है, जनरल कास्ट बोलते हैं जिनको। तो जनरल कास्ट में भी बहुत सारे लोग, जैसे ब्राह्मण ले लो, तो ब्राह्मण अब सबको ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो तो भाई मतलब वैदिक कल्चर से ही राज करते हुए आ रहे हैं, तो अमीर ही होंगे। देखो सारे अमीर नहीं, सारे अमीर नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज्यादा मतलब किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों को, अपर कास्ट जो है जनरल कास्ट होती है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए, ऐसे लोगों को बोला गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ना, मतलब सरकार का मतलब पार्लियामेंट, तो मतलब पार्लियामेंट ना एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1 से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास करा। और इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि देखो हम 10% का जो रिजर्वेशन है ये इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देंगे। लेकिन सरकार 10% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती, मैक्सिमम लिमिट 10% की है। और एक और बात दूसरी, ये जो 50 सरकार ने ये जो बोला था कि भाई ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27%, SC ST के लिए अलग से टोटल मिलाकर हो जाता है 50%। ये जो 50% का रिजर्वेशन ओबीसी SC ST को मिलाकर दिया जा रहा था, और ये 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो ये 10% का रिजर्वेशन इस 50% के रिजर्वेशन से अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% अलग और 10% अलग। तो 10% जो है इस 50% के अंदर इंक्लूड नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि इसके अंदर, ये तो 50% जो ओबीसी SC ST वालों को मिलाकर 50% है, ये 10% का जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए डाला गया। तो ये जो था याद रखना, ये मैक्सिमम लिमिट है 10%, 10% की, 10% से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो ये जो क्लॉजेज हैं, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सरकार ने कब डाला, जजमेंट डाला। तो अगर आप ये यूपीएससी की तैयारी करो, किसी भी कमीशन की तैयारी करो, अगर आपको इनके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो आप ये जो है मतलब इससे रिलेटेड आर्टिकल कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, तो मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और मैं पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन था टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन 2019। तो इसकी जो क्लॉज है ये वाली, देखो कभी कभी देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको देखना पड़ता है, उनको डिटेल्स सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत होती है। आप फ्रेगमेंटेड वे में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आपको मतलब पूरी तरह से उसको चाहे वो अमेंडमेंट से रिलेटेड हो या इंदिरा स्वामी जजमेंट से रिलेटेड, जैसे बीपीएससी के अंदर यही पूछ लिया था, जो इंदिरा स्वामी जजमेंट है वो किससे रिलेटेड है। तो अब अगर आपको पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता है आपसे पूछ लिया जाए मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है तो आप कर दोगे। या क्लॉज में कुछ पूछ लिया जाए कि भाई ये वाला जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है तो कर दोगे, हमने अच्छे से पढ़ा है तो कर दोगे। या अखबार में कुछ आता है तो तब आप कर लोगे। लेकिन अगर नहीं आता है तब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आर्टिकल 19 को भी डिटेल से कवर करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 19 और बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। उसमें भी आप देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव, ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है किस आर्टिकल के अंदर बनाई गई है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए नेक्स्ट लेक्चर में।